नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं हमारे 8 बजे के शो के सुपरस्टार हैं अवनीश जी। ये तो कहना चाहिए लंबे समय से इस हमारे राष्ट्रवाद के इकोसिस्टम में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो हम लोग अब इस पर अलग अलग सब्जेक्ट पर 8 बजे आपसे मिलते हैं। तो आज उसी के तहत आज जो सबसे बड़ी बातचीत है वो इसलिए है क्योंकि दिल भी बच्चों की तरह एक जिद पे अड़ा है, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वैसे ये क्षेत्र अवनीश जी का है। मैं इस तरह के शब्दों का उनके पास भंडार है। तो लेकिन मैं राहुल गांधी को लेके मुझे ये याद आया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है अवनीश जी, और आप है कि उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्षों से कह रहे हैं कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन से ना मिले, क्योंकि सरकार पूरी डरती है राहुल गांधी से। आप लोग डरते क्यों हैं इतना राहुल गांधी से, ये बताइए पहले। सर, मुझे अपनी भाषा में बात करनी है या हम सबकी भाषा में बात करनी है या कांग्रेस की भाषा में बात करनी है? नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपको मालूम है भाषाओं की सीमा, क्योंकि आपने तो खुद देखा है और उसी सीमा के अंदर आपके शब्दों से जो निकलता है वो जनता जानती है। तो सर, अगर मुझे कांग्रेस के लिए कांग्रेस के बारे में बात करनी है और कांग्रेस के भाषा में बात करने की अगर मेरी मजबूरी आ जाएगी तो मैं भौ भौ से शुरू होऊंगा और भौ 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 करता हुआ और आज की ये पूरी चर्चा भौ भौ पर समाप्त हो जाएगी। सर देखिए, कांग्रेस गांधीगिरी से उतर के, हालांकि फर्जी गांधियों वाली कांग्रेस है, लेकिन फर्जी ही सही, नाम के आगे चस्पा तो कर ही लिया है। तो गांधीगिरी से उतरकर स्वानगिरी तक आ गई है। और अगर दर्शक चाहें तो कुत्ता कुत्ता इतना तैर रहा है इस समय मौसम में कि कांग्रेस अब कुत्तागिरी पे आ गई, भौंभौगिरी पे आ गई। और इसका श्रेय जाता है राहुल गांधी को। जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को इतना ज्ञान नहीं, आपने कहा मिलने नहीं देते, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं मिलने दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। देश, समाज, परिवेश के लिए गंभीर खतरे होते हैं सर। जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को यह नहीं पता कि संसद परिसर में पेट्स अलाउ नहीं है, जो परिहास करता हुआ ये पूछता हो कि अरे क्या पेट्स अलाउ नहीं है, और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से, बेअदबी से ये कहता हो कि अंदर तो पेट्स अलाउ है, उसकी मां पेट है। आप बताइए राहुल गांधी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी माताजी, आपकी बहन जी, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पेट्स हैं। आप प्रधानमंत्री को भी कहते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको पुतिन साहब, जो कि जब वीडियो देख रहे होंगे दर्शक उसके एक आध घंटे पहले, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी के भोजन का क्या समय है या पुतिन जी के भोजन का क्या समय, कितने बजे खाते हैं वो लोग, लेकिन औपचारिक डिनर पे जिस समय वो डिनर कर रहे होंगे, राहुल गांधी कल्पना कीजिए अगर उस डिनर में उपस्थित हो और पुतिन पेट लवर हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने कई बार पेट गिफ्ट किए हैं, ये हम लोग दृश्य देखते रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या चर्चा करते कि साहब आप पेट लवर हो और हमारे पार्लियामेंट में मोदी जी पेट घुसने नहीं देते। ऐसी चर्चाओं के लिए राहुल गांधी को मिलने दिया जाए? सर, राहुल गांधी को बहुत कड़ाई से एक दायरे में रखना चाहिए। जो व्यक्ति भारत के बाहर जाके ये कहता हो कि भारत में डेमोक्रेसी समाप्त है, भारत में आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, और यूरोप और यूएस से ये कहता हो कि इंटरवेन करो भारत में, आप उसे किसी आए विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलवाते हैं? क्यों मिलवाएंगे? और एक चीज अब गंभीरता से कहता हूं, राहुल गांधी को अपने मां के किए की सजा मिल रही है और मिलनी चाहिए। आप मुझे ये बता दें, दर्शक बता दें कि यूपीए 1, यूपीए 2 में सोनिया गांधी भारत के किस संवैधानिक पद पर थी? किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न ही कोई केंद्रीय मंत्री। फिर किस हैसियत से वो
भारत में आए किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या विदेशी मेहमान से पहले प्रोटोकॉल में वो मिलती थी। क्यों मिलती थी? वो अवैध रूप से मुलाकातें थी। और अगर राहुल गांधी बीइंग ए एलओपी, ये परंपरा है कि एलओपी से मिलवाया जाता है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आप तो इन विषयों के ज्ञाता हैं सर, आपको तो पता ही है। संवैधानिक रूप से यह सरकार बाध्य नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भले ही कोई बना हुआ हो, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने की ओथ नहीं लेता है हाउस में। और प्रोटोकॉल और संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है। और सर, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, प्योरली संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। पहले ये परंपरा थी और बाद में फिर ये इसको एक तरह से रेगुलराइज कर दिया गया। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर इस देश की अदालत खुली हुई है। वो क्यों नहीं चले जाते कि हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है? क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए ना सर। और मैं तो सलाह दूंगा कांग्रेस के लोगों को कि वो उनको प्रेरित करें। उनके पास तो बेडरूम तक पहुंचने वाले वकील हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम है। सवाल ये होता है सर कि एक ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो कि न सिर्फ अपने काम, अपने विधायिका के काम के प्रति गैर जिम्मेदार है, बल्कि भाषाई बदतमीजी और यहां तक कि पोशाक की बदतमीजी तक करता है। जिस व्यक्ति को यह तमीज नहीं कि सदन में लोअर और स्लीपर्स में नहीं जाना चाहिए, सर वो किसी दिन चड्डी पहन के चला जाएगा, आप क्या कर लेंगे? वो किसी दिन बरमूडा में चला जाएगा, बरमूडा से भी वो छोटे अंतर वस्त्रों में चला जा सकता है सर। क्या कर लेगा कोई? वो संसद में आंख मारता है सर। वो पुतिन साहब के सामने रात्रि भोज में आंख मार बैठा, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर? घर के दुलारे किसी मंद बुद्धि बालक को भी किसी वैवाहिक समारोह या सार्वजनिक समारोह में घर के बड़े बुजुर्ग बहुत संभाल के रखते हैं। पीछे से उसकी शर्ट वर्ट एक आध लड़के को बता देते हैं कि पकड़ के रखियो, कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे के ऊपर कूद जाए, दुल्हन के स्टेज पर ही कूद जाए। भाई मंदबुद्धि बालक है, वो कुछ भी कर सकता है। सर शर्मसार तो हमें इस बात पर होना चाहिए कि हमने एक ऐसा नमूना चुना है और उसको इतनी सीटें भी मिल गई कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठा हुआ है। आज राहुल गांधी को याद आया है जब पुतिन से मुलाकात की बड़ी इच्छा हो रही है, गुलाब जामुन खाने की बड़ी इच्छा हो रही है पुतिन के साथ, तब याद आया है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब तक क्यों नहीं याद आया? जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद अगर ट्रंप किसी मूड या किसी बहकावे या किसी तुरंत बिगड़े हुए मामले के चलते कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी, और तुम ऐसे उसको ओन करते हो जैसे अपने दादा की वसीयत ओन कर रहे हो कि यस 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 आपको नहीं पता इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी, तब तुम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। जब तुम बिहार चुनाव में अपने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाते हो तब तुम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। जब तुम संसद में आंखें मारते हो तब तुम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। खैर उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे भी नहीं। लेकिन सर सवाल ये होता है कि आप जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हो तब से आपका संसदीय व्यवहार क्या है, सार्वजनिक जीवन में आपका व्यवहार क्या है? आप प्रधानमंत्री को चोर कहते हो, कभी आप प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहते आए और अब प्रधानमंत्री को आप वोट चोर कहते हैं। और दूसरा एक चीज और, आपको शर्म नहीं आती कि जिस इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने से, संपन्न कराने से आप सांसद बने, 99 सीट पाके क्वालिफाई किए लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको बड़ी बेशर्मी से आप इलेक्शन कमीशन से लेके उसके सारे चुनाव प्रक्रिया को आप कटघरे में रखते हो और कहते हो कि वोट चोरी से सारा कुछ हुआ है। और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था वोट चोरी करके किसी की सरकार बनवा रही है और तुम लीडर ऑफ अपोजिशन उसी से बने हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कैसा लीडर ऑफ अपोजिशन है? मैं तो सर दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई जरिया हो
तो इस आदमी को लीडर ऑफ अपोजिशन पद से त्यागपत्र दिलवा देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए अगर कुछ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो तो। और मैं कांग्रेस से कहूंगा कि आपके पास 99 सांसद है भाई, किसी योग्य, तमीजदार और थोड़ी बहुत संसदीय मर्यादा का और कामकाज का जानकारी रखने वाले व्यक्ति को बना दीजिए। सर, संसद ड्रामेबाजी का अड्डा नहीं है, यह मैं प्रधानमंत्री जी से उधार ले रहा हूं। संसद काम करने की जगह है सर। मैं उस फिगर को याद नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों के तो बिल्कुल जुबान पे होगा कि प्रति मिनट कितने पैसे खर्चा होते हैं संसद चलाने में, और हम आपके जेब से वो जाता है सर। तो सर देखें, जिस व्यक्ति को राजनयिक जिम्मेदारी नहीं आती, जिस व्यक्ति को शिष्टाचार नहीं आता, यहां तक कि जिसको पहनने का शऊर नहीं है, जो कभी अपनी नाक की गंदगी उठा के अपने पार्टी प्रेसिडेंट के सदरी पर चिपका देता हो, जो कभी सार्वजनिक मंच पर अपनी बहन का चुम्मा लेता हो और बहन असहज हो जाती हो, ऐसे व्यक्ति को किसी विदेशी मेहमान के सामने ठीक उसी तरह बचा के रखिए, दूर रखिए, जैसे एक मंदबुद्धि बालक को कोई परिवार, कोई समाज भद्द न पिट जाए किसी ऐसे समारोह में, वैसे दूर रखता है। लेकिन एक बात जो हालांकि वो उनसे मिले हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखते हैं तब से, शेख हसीना, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वो जो आए थे, तमाम लोग मिले भी हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि ये कोई वो तो है नहीं, वो तो विदेशी डेलीगेशन की मर्जी पर होता है। लेकिन शशि थरूर और तमाम लोगों ने कहा है कि भाई सरकार को उन्होंने अपनी इच्छा बता दी, अब सरकार देखे। लेकिन बहुत सारे उनके शैलजा हैं, प्रियंका है, तमाम लोगों को लगता है कि उनको मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन पुतिन जितने 30 घंटे के उस दौरे में वो जिस तरह से इस देश का ऐसे समय में जब आप अमेरिका के सामने लगभग टैरिफ वाले मसले में टफ स्टैंड पर हो और पुतिन सबसे बड़ी ताकत के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बेहतर होता, या आपने जो जिस तरह के कारण गिनाए हैं कि वो सिर्फ राहुल की वजह से है, या नेता प्रतिपक्ष को कभी मिलना चाहिए या नहीं, ये भी बात होती है? सर, पुतिन साहब तफरी लेने नहीं आए, मोदी साहब ने उन्हें तफरी के लिए नहीं बुलाया। 28 घंटे है, 30 घंटे भी नहीं है सर, 28 घंटे कॉम्पैक्ट उनका दौरा है और काम की लिस्ट पहले से तैयार है। और इस टाइट शेड्यूल में अगर कोई रूम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, राहुल गांधी ने जो बाइट दी, मैंने जो बाइट सुना, उन्होंने कहा कि वो बात मुझे अच्छी ठीक लगी उनको। पहली बार या मतलब बहुत कम वो आदमी सेंस की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारा भी एक पक्ष है, हमारा भी एक वर्जन होता है। एक वर्जन सरकार का होता है अपने देश के प्रति, एक वर्जन विपक्ष का भी होता है, ठीक। लेकिन विपक्ष का वर्जन जो भी होता है, वो देश के नीति को, वर्तमान नीति को निर्धारित करने वाला नहीं होता है, उसमें सलाह देने वाला होता है। कुछ गलत होता है तो उसकी आलोचना करने का होता है। आप उस काम काज की टेबल पर बैठ के आप सिग्नेचर करने के अथॉरिटी नहीं है। आप किस बात की अथॉरिटी हैं? जब काम काज हो जाए, यानी भारत का डेलीगेशन, पुतिन साहब के आए हुए वर्किंग ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स, वो सारे एग्जीक्यूट कर लें, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो भी समझौते होने, धीरे धीरे अगले 28 घंटे में हम लोगों को भी पता चलेगा, देश को भी पता चलेगा। वो सारी चीजें जब हो जाएं और सरकार अपनी तौर पर औपचारिक रूप से घोषित कर दे कि हमने रशिया के साथ ये किया है, ये किया है, ये किया है, ऐसा किया है, जितना वो जरूरी समझती हो पब्लिक डोमेन में या जिम्मेदारों को बताने का। अगर वो सदन में बताती है, क्योंकि सदन ऑनगोइंग है, चल रहा है, अगर वो सदन में बताते हैं या सदन के बाहर प्रेस ब्रीफ से बताते हैं, तो उसके बाद उसकी आप समीक्षा करिए। समीक्षा करने के बाद एक जिम्मेदार विपक्ष अगर बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, केवल लहर नहीं लूट रहे हैं, केवल आप कैमरों के सामने बकवास करने के लिए नहीं आए हैं, और जब एक इतना महत्वपूर्ण विजिट, जो कि इस समय जिस स्थिति की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं, चाहे यूएस के साथ ट्रेड का हो, अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हों, यूरोप ने, आपको बता दूं सर, 3-4 देशों के राजदूतों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा है, और वो आर्टिकल पुतिन साहब को डिक्टेटर तक बताता है। यानी कि आप सोच सकते हैं
कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, जो भारत और रशिया की जो नजदीकी है उसको लेके कितने लोग परेशान हैं। तेल के लेन-देन को आपने देखा अमेरिका कितना दिक्कत में था। तीसरा एक नया ट्रायंगल जो कि भारत, रशिया और चाइना का बन रहा है, वो एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि एक खास अलग तरीके का है और पुतिन साहब चाइना होके आ रहे हैं। तो ये बहुत स्पीडी बड़ा टाइट जो है। हाँ, इसके बाद आप उसकी समीक्षा करिए और समीक्षा करने के बाद यदि आपको लगता है तो हाउस चल रहा है, आप वहां भी तरीके होते हैं, आप लोगों के पास तमाम तरीके हैं, प्रश्नकाल है, विशेष है, आप कर सकते हैं या बाहर भी आप कर सकते हैं। आप उस आदगुण और दोष के आधार पर बीइंग ए एलओपी, बीइंग ए विपक्ष, काश कि आपको इतनी अकल आए कि आप जिम्मेदार हो जाएं, तो आप उसकी आलोचना करिए, सुझाव दीजिए, कहिए ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप केवल गुलदस्ता भेजने, एक दूसरे से जाने, फोटो खिंचाने के लिए क्यों आएंगे भाई? और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी इच्छा जरूर जाहिर की है और अब ये तो सरकार पे होगा, क्योंकि हो सकता है सरकार, हम लोगों को भी बहुत बार मोदी जी अपने फंक्शनिंग से चौंकाते हैं। हो सकता है वो बुला ले, हो सकता है वो कहें कि हाँ भाई आओ मिल लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता एक तो नहीं है, और राहुल गांधी ने खुद अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है कि एक आम किसी भी भारतीय को लगेगा अरे यार इस आदमी को मत बुला। और मुझे तो लगता है कि अगर पुतिन साहब नजर रखते हो तो वो भी कहेंगे यार कि बड़ा नहीं, इरिटेटिंग आदमी है, सुना है, मैं मत आपकी बुलाइए। बात तो मैं समझ गया हूँ कि आपने बहुत वो की है, लेकिन आप मुझे लगता है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को लैटिन अमेरिका बुलाता है, जब वो चुनाव के वक़्त में होते हैं। आप सोचिए कि जब चुनाव चल रहा था इतने तनाव के बीच भी, और जब पार्टी की हार-जीत का मसला था, वो इतने विधायक लेके आई है उनकी पार्टी की, वो 100 सिमट गए। है ना? वो देखिए इतनी मेहनत थी, उसके बावजूद वो लैटिन अमेरिका लोगों को फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने गए। इसके बाद उन्होंने देखा, देखिए सबसे ज़्यादा कोलंबिया, आप देखिए दुनिया में जिस देश को सबसे ज़्यादा नार्को टेरर का बड़ा हब माना जाता है, वो उसके बावजूद वो वहाँ के लोगों को समझा रहे हैं कि भारत की वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा मैंने देखा उनको अमेरिका, इंग्लैंड तमाम जगह तो बुलाया गया। तो आपको क्यों लग रहा है कि पुतिन साहब उनको नहीं बुलाना चाहते होंगे? वो मतलब क्यों नहीं भारत सरकार को उनके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इतने विस्तृत अनुभव का? आप सोच के देखिए कितना विलाट नहीं मैं ये सोच चुनाव। नहीं मैंने सोच के देखा सर, जितनी देर में आपने ये बताया मैंने सोचा, तो मुझे लगता है कि एक तो पुतिन साहब को हो सकता है कश-कुश खींचने की आदत नहीं हो, शौक नहीं हो, और दूसरा भारत की सरकार जो है वो किसी ऐसे नार्को या ड्रग्स कल्चर को प्रमोट ना करना चाहती हो। ये 2 वजह मुझे फौरी तौर पर दिखाई देती हैं। तीसरी बात सर, सैम पचौद्रा अंकल है ही हैं। वो 1.5 कमरे में एक डायस लगा के और किसी के सामने बैठा सकते हैं, कॉफ़ी हाउस में बैठा सकते हैं या किसी वहाँ के हार्वर्ड या किसी भी कॉलेज के कैंटीन वगैरह में कहीं बैठा सकते हैं, जैसा कि ये करके आते हैं। तो इनके लिए तमाम चीज़ें हैं सर। और भारत में लोकतंत्र जब जिंदा नहीं है, भारत की सरकार जब इतनी अक्षम है, भारत के प्रधानमंत्री को ये डंडे से मारने की इच्छा रखते हैं, भारत की सरकार को किसी तरह उखाड़ फेंकना चाहते हैं, भारत में बांग्लादेश और नेपाल दोहराना चाहते हैं, तो क्या जरूरत है भारत सरकार के साथ अगर कोई वर्किंग मीटिंग किसी राष्ट्राध्यक्ष की हो रही है, वहां क्यों जाएंगे? सर ये बताइए, पुतिन साहब का हाथ पकड़ के इन्होंने कहा, अगर कह दिया कि पुतिन अंकल चलो यार यहाँ नेपाल करते हैं, क्या कर लेंगे हम आप? तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, बल्कि ये तैयारी करें। और सर एक चीज बताएं, मुझे हंसी आती है, मैं चाहूंगा कि कोई ये वीडियो आपका निकाल के और कांग्रेस तक पहुंचा दे, कम से कम सुप्रिया आंटी तक पहुंचा दे। यार मुझी को अपना सलाहकार थोड़ा बहुत रख लो, तीसरी चौथी पांचवी आठवीं नीचे वाले किसी काडर में। सर कायदे से राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए सर। आज क्या तारीख हो गई? 4 तारीख हो गई ना। सिर्फ 4 दिन और बचे हैं सर। 9 तारीख से जो इनकी बड़ी अदम्य इच्छा थी कि हम एसआईआर पर बात करेंगे, एसआईआर पर बात करेंगे, संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए,
तो इन्होंने झुका लिया है। राहुल गांधी को मैं सैल्यूट करता हूं सर, आपने झुका लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो पिछवाड़े गुलाल पोत के बाहर नाच रहे हो कि देखो देखो हमने सरकार को झुका लिया, नरेंद्र मोदी को हमने सरेंडर करा लिया अपने सामने, और 9 तारीख से वो चुनाव सुधार पर बात करने के लिए तैयार है। यार भैया, तुम एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। एसआईआर कोई सरकार कराती है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार एसआईआर करा रही है क्या? एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है ना सर। तो इलेक्शन कमिश्नर को तो तुम हाउस में बुलाओगे नहीं, उससे तो तुम जिरह करोगे नहीं, और सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। और आप ये देखिए कि इन्हीं के जाल को कैसे इन्हीं के ऊपर फेंका है सरकार ने। 9 तारीख से चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है, और चर्चा किसके तहत होगी? चुनाव सुधार। चुनाव सुधार पर तुम एसआईआर एसआईआर बोलते रहोगे, और सरकार क्या बोलेगी? क्योंकि उसे चुनाव सुधार की तरफ आगे बढ़ना है। एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, ये उसकी प्राथमिकता है। और इसके लिए उसको व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सहमति बनानी होगी सभी पार्टियों में, और ये बहस चर्चा से ही शुरू होता है। और आप देखिए सर, कितना क्रमिक रूप से ये सरकार काम कर रही है। मैं एक टाइम टेबल दर्शकों के सामने रख रहा हूं, और दर्शक अपने आप जोड़ेंगे कि अगले कुछ समय में क्या क्या होने वाला है। सर, एसआईआर चल रहा है, बिहार में सक्सेसफुली होने के बाद अब आधे राज्यों में करीब भारत के हो रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम पैन इंडिया करा के कंप्लीट कर लेंगे। एसआईआर का मतलब 100% शुद्धिकरण हो गया हमारी मतदाता सूची का। अब जब मतदाता सूची का पूरे भारत में 100% शुद्धिकरण हो गया, तो उसके बाद ये साल 25 चल रहा है सर, और सेंट्रल विस्टा में मोदी जी ने जो हाउस की कैपेसिटी बनवाई है, उसमें 900 प्लस सेंसर परसीमन ड्यू है। और परसीमन कब होता है लोकसभा क्षेत्रों का? जब मतदाता सूची और पता लग जाता है कि कितने वोटर हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू के लिहाज से नहीं होता। जैसे रेवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एक लोकसभा, ऐसा नहीं होता है। हमने, आप सबको पता है सर कि कई बार हमारे दर्शक आप जानते हैं कि एक लोकसभा में 3-3 जिले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वोटर की संख्या पर और विधानसभाओं की जो कॉम्बिनेशन होता है उसके आधार पर बनते हैं। तो नए परिसीमन में ये स्थिति बनेगी कि पुनर्गठन होगा लोकसभा क्षेत्रों का, और उसके लिए आपको मतदाता सूची क्या बिल्कुल करेक्ट होना, 100% शुद्ध होना, वो आवश्यक एक तत्व है। तो यहाँ एसआईआर एसआईआर के बाद अब ये साल 25 आ रहा है, जिसमें आगे आके आपको परसीमन करानी है। परसीमन से आपको लोकसभा चुनाव के लिए कुल सांसदों की संख्या का पता चलेगा। यही वो साल है, यही वो आगे आने वाला समय है जब आपको महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण परसीमन के बाद नई लोकसभाओं में करना है। वो प्रोविजन इसके बाद है। और सर, इसी के बाद एनआरसी होनी है, और एनआरसी के बाद कॉमन सिविल कोड भी आना है। ये पूरी एक तयशुदा कार्यक्रम ये बताता है कि परसीमन के समय ही जब नई लोकसभा का स्थिति आएगी, तब तक जो मोदी जी की सबसे प्रायोरिटी वाला कार्य है, जो कि बेहद जरूरी है, वो है एक देश एक चुनाव। भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने वो रिपोर्ट, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट बना भी दी है, सरकार को सौंप भी दी है। यानी उसमें ये भी सलाह है कि एक देश एक चुनाव बिल्कुल होना चाहिए, और उसके तमाम तरीके के मध्यावधि चुनाव की स्थिति हो तो क्या हो, सबको कैसे, किसी का कार्यकाल आगे है, किसी का कार्यकाल पीछे है, तो कैसे उसको समायोजित किया जाएगा, इन सारी चीजों का उसमें समाधान है। सरकार इस बड़ी नीति पे काम कर रही है। आप एसआईआर, जो ग्राउंड पे कोई मुद्दा नहीं है, वो चिल्ला रहे थे। आप बड़े खुश हैं कि हमने एसआईआर पर सरकार को 9 तारीख से घेरने का मौका पा लिया है, लेकिन चर्चा हो रही है चुनाव सुधार पर। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 9 तारीख से जब सरकार इस पर चर्चा कराएगी, तो जब इस चर्चा को इनिशिएट किया जाएगा, तो वो होगा एक देश एक चुनाव। क्योंकि एसआईआर जुडिक्शन में ही नहीं है सरकार के, और वो सदन का विषय नहीं है, क्योंकि वो सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। वो संवैधानिक संस्था करा रही है, इलेक्शन कमीशन करा रही है। तो यहाँ सर अपने जाल में पड़े हैं। मैं सलाह दूंगा कि भैया उनको, राहुल गांधी को बोलिए इधर खाने वाने पे कम ध्यान दे, पुतिन साहब से मिलने पे कम ध्यान दे, उधर तैयारी करें कि कैसे नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की टोपी उन्हीं को पहना दिया है। और इस बार उन्होंने शीतकालीन सत्र में 10 मिनट में संकेत तो दे दिया सर कि भाई इस ड्रामा तरह नहीं, डिलीवरी।
जो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी इंटरनेशनल मंच पर जरूर आना चाहते हैं, लेकिन अभी नेशनल मंच पे जैसे वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम के बाद तो चूंकि एसआईआर उन्होंने कहा कि आप एसआईआर लो, तो चुनाव सुधार मिल गया। और जब वंदे मातरम उनको बैगे उसमें मिल गया, तो मतलब ये तो और टफ स्थिति हो जाएगी सरकार के सामने उनकी, क्योंकि उनके पास तो ये बताने का कारण नहीं मिलेगा कि 1937 में क्यों कांग्रेस ने जो है बाकी तमाम वंदे मातरम हटाया। तो मुझे लगता है कि ये तो और स्थिति उनके लिए टफ होगी। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरह से एसआईआर को लेकर लोगों में तो कोई इस तरह का विरोध ना बिहार में दिखा, ना आपको वहां दिख रहा है, लेकिन विपक्ष तमिलनाडु भी इकट्ठा है, केरल भी नहीं चाहता, बंगाल भी नहीं चाहता। मतलब कोई भी राज्य, यहां तक कि यूपी से भी लोग पहुंच गए वहां, तमाम जो चली रही है। और योगेंद्र यादव तो बैठे रहते सामने, खिड़की के सामने एकदम बिल्कुल, जहां से कैमरा उनके ऊपर रहे, क्योंकि उनको बिल्कुल ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई उनके सामने वो प्रशांत भूषण के पीछे थे लगातार। लेकिन ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है विपक्ष की कि वो सहयोग करे, वो चीजें देखे, एसआईआर के खिलाफ क्यों पड़े हैं? 44 लाख से ज्यादा नाम हटने हैं जो अभी तक आ चुके हैं, 47 नाम। अगर 7 करोड़ 62 लाख की आप वो देखेंगे, जो जनसंख्या मतलब वोटर संख्या है वोटर की बंगाल। संख्या हाँ, बंगाल तो की। अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये तो 7-8% है, डिफरेंस को कवर करती है। कारण कहाँ रुका हुआ है? आपको लगता है कि राहुल गांधी क्यों विपक्ष को, जो कि आपने देखा होगा उनको अखिलेश भी ने वो मान रहे हैं पीएम के कैंडिडेट, तेजस्वी भी पीएम के कैंडिडेट मान रहे हैं। और अगर पिनरई विजयन से पूछेंगे तो चुनाव के तुरंत बाद वो भी कहने लगेंगे भले ही सीएम बन जाए। तो ये सब जो ढोआ ढाई चल रही है, वो अपने लोगों को लीड क्यों नहीं कर पा रहे कि एसआईआर का मुद्दा या तो जनता की तरफ से आए, तो कहीं नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिखा पा रहा। और वो अपने पास ऐसा इशू नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि जिसको वो यहाँ लाए। तो अब आपको लगता है कि वो विदेश नीति को बताएंगे, क्योंकि पहले आपने अर्थनीति बताई, पहले आपने कहा कि चौकीदार चोर है, फिर आपने कहा कि देश बैठ रहा है, आज देश 8.2 पे आया, सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है। तो ये तमाम चीजें, हालांकि रुपया सबसे ऊपर है, लेकिन ये लोगों को मालूम है कि वो अमेरिका के साथ सबसे बड़ी एक व्यापारिक जंग में है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। तो राहुल गांधी से आपको किस तरह की उम्मीद थी? मतलब आप वो अपनी लीड करें अपने हर्ड को, जो 99 सांसद हैं, साथ में वो अपने आप को ये जरूर मानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब सारे अपोजिशन का है। तो ये किस तरफ जा रही है? मतलब ये लड़ाई अगले, चूंकि ये 19 तक चलना है सत्र, और जब तक चलना है बिल्कुल तब तक जो है इसी तरह दिखेगा, कभी वो भों-भों करेगा, कभी वो। तो राहुल गांधी कहाँ चूकते हैं आपको लगता है? बिल्कुल सर, बड़ा कठिन प्रश्न आपने मुझसे पूछ दिया। मैं धर्म संकट में हूं कि मैं क्या करूं। आपने कहा कि राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीद है। सर, मैं यही। जीवन का सबसे कठिन प्रश्न कि राहुल गांधी से मुझे क्या उम्मीद है, ये मेरे लिए बहुत कठिन प्रश्न है। मैं इसलिए इससे थोड़ा सा बचते हुए दाएं बाएं निकल के अपनी बात कहूंगा, क्योंकि उम्मीद वाले मामले पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। क्योंकि अब तो उनके परिवार को भी, उनकी पार्टी को भी क्या उम्मीद है, ये भी उनके लिए यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। सर देखिए, बंगाल में मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी, इस विपक्ष की एक बड़ी गजब की आदत है। एक महिला पत्रकार की एक बाइट बड़े दिनों से घूम रही है, जो कांग्रेस कवर करती है, इलेक्शन कमीशन, वो अपने बिल्कुल अंदर की बात वो बता रही हैं। वो कह रही हैं कि वो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, तो ये गए और वहां कहा कि साहब हमको तो पता है, तमाम लोगों ने देखा होगा वो बड़ी जानी पत्रकार हैं, तो एक वो पॉडकास्ट से निकल के क्लिप है कि किस तरीके से इन्होंने अंदर जाके कहा कि नहीं साहब हमें तो पता है, और पहले ये अड़ गए कि नहीं हमको आप समय दीजिए, और समय 11 बजे का ही दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा ठीक है 11 बजे आ ही जाइए। तो ये गए और जाने के बाद पत्र सौंपा, अंदर बिल्कुल नरम मुलायम बातें की, और उन्होंने कहा कि बस साहब 15 मिनट हो गया, आप ये ले लीजिए, बस इतना ही देने आए थे, अब हमको बाहर जाना है। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि भाई क्यों, आप तो अभी आए हो 15 मिनट, अपनी बात करो, आपने इतना अर्जेंट टाइम मांगा और आप बाहर जा रहे हो। बोला नहीं, बाहर प्रेस वाले आ गए हैं। तो ये है अंदर कुछ और कहना और बाहर कुछ और कहना, और ये इनकी धूर्तता वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तक गई है। सर आपने कहा कि वहां अड़चन डाल रहे हैं, ये केवल एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। ग्राउंड की स्थितियां ये है, आप अगर पता करेंगे
तो वही ममता बनर्जी अपने पार्टी काडर से लेके सबको मेहनत से लगाए हुए हैं और उनका ये पूरा प्रयास है कि एसआईआर को ठीक ठाक तरीके से हो जाने दो। अब उस एसआईआर का असर आगे क्या होगा, नाम कितने कटेंगे वो तो छोड़ दीजिए सर, बिना कंप्लीट हुए एसआईआर का असर ममता बनर्जी के ऊपर दिखाई दे रहा है। बाबरी मस्जिद बनाने का मुर्शिदाबाद के जिस विधायक ने ऐलान किया था और जिद पड़ा हुआ था, आज ममता बनर्जी ने उसे टीएमसी से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड क्यों किया है? क्या भारत के सभी मुसलमानों को, बंगाल के सभी मुसलमानों को और मुसलमान नेताओं को बिल्कुल तनकर खड़े नहीं हो जाना चाहिए? कितना बड़ा थप्पड़ मार दिया भाईजानों को, सस्पेंड कर दिया साहब उसको कि तुम बाबरी मस्जिद बनाता है, हिंदू मुसलमान करता है। सर इसकी वजह यह है कि जिन घुसपैठियों और फर्जी नामों की बदौलत एक्चुअल में चुनाव चोरी करती आई हैं ममता बनर्जी, एसआईआर के बाद वो उम्मीद जाती रही है और अब उनको डर सता रहा है कि हिंदू वोटर ने बंगाल के अगर हमारा काम लगा दिया तो मार्जिन 6-7 लाख वोटों का था और वो काम तो पहले ही लग चुका है, अब हमारा क्या होगा। सस्पेंड किया है उसको सर। एक चीख तक कहीं आपको सुनाई दी? मुर्शिदाबाद एक ऐसा वैसा जिला नहीं है डेमोग्राफी के लिहाज से। तो एक तरफ ये भी चल रहा है सर, मुझे पता नहीं वो वेब सीरीज है, फिल्म है, मैं बार बार भूल जाता हूं कि इतने छेद होंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फलाने कहां से करें, ढिकाने कहां से करें। पूरे विपक्ष की ये स्थिति हो गई है कम से कम एसआईआर को लेकर। बिहार में अभी इन्होंने देख लिया, महाराष्ट्र में इसके पहले ये देख चुके हैं, आगे बंगाल में इनको स्थिति पता है कि क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पता है कि क्या स्थिति होनी है, बिहार ने वो उत्साह जगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट तक ने पंजाब के मामले में एसआईआर के खिलाफ सुनते हुए खारिज किया उस मुकदमे को, ये कहते हुए कि बिहार को बदनाम मत करो, यानी एसआईआर को पूर्णतः उसने स्वीकार किया, अप्रूव किया। एक और मामला आया है सर, जिसमें हाईकोर्ट ने पूछ लिया है सवाल और मंगवाई है फाइल कि भैया पूरी फाइल ले आओ। सर आपको पता है पिछले एसआईआर से अब तक एसआईआर में एक ऐसे जिले हैं जहां कोई 0 मुसलमान की मृत्यु ही नहीं हुई है, कोई मरा ही नहीं, अमर हो गई, वो कौम अमर हो गई है सर। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में मुसलमान अमर हो गया है, वो मरा ही नहीं पिछले एसआईआर से लेकर इस एसआईआर तक। तो सर राहुल गांधी पे अगर वापस आ जाते हैं, सर राहुल गांधी की राजनीति ये मान बैठी है कि वो चुनावी जमीन पर नरेंद्र मोदी की राजनीति को परास्त नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मान लिया है, बहुत शानदार तरीके से वो मान लिया है। इसलिए वो जिस आप ये बताइए, जितने दिनों से ये एसआईआर एसआईआर लड़ रहे हैं, रट रहे हैं, वोट चोरी रट रहे हैं, याद कीजिए चौकीदार चोर है, कितने दिनों तक इन्होंने रटा था। राफेल राफेल इन्होंने राफेल कागज के बना बना के ये कितने दिनों तक उड़ाते रहे थे। तो अगर हम इनका पुराना पैटर्न देख लें तो ये ख्वाब से एक चिड़ा लाते हैं, खुद उसे देख के बिल्कुल चिल्ली की तरह खुश हो जाते हैं कि अब मैं गिरा दूंगा, फिर उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। भले कोई ना पूछे चौकीदार चोर हो को इनके पीछे के कुछ नारेबाजों के अलावा विपक्ष के किस और इनके गठबंधन के साथी ने या इनके लाइक माइंडेड जो भी हैं या जो आज के विपक्ष उनमें से उठाया किसी ने? नहीं उठाया। राफेल के मामले को किसने कितना उठाया सर? नहीं उठाया, लेकिन फिर भी ये बंदा जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा। तो ये एसआईआर और वोट चोरी भी चल रहा है सर। आप ये जो 12 राज्यों के एसआईआर हैं ये हो जाने दीजिए, किसी की मतलब अब जाने दीजिए, किसी में इतना दम नहीं है कि एसआईआर रोके। एसआईआर होगा, उसी एसआईआर के आधार पर चुनाव भी होंगे, परिणाम भी आएंगे, पूरे देश में एसआईआर होगा, ये चिल्लाते रहेंगे, इसी देश में एनआरसी होगा, ये चिल्लाते रहेंगे। और आपने कहा सर कि ये इतना चिल्ला रहे हैं, इतना कर रहे हैं, सर 2014 से इनको सुन कौन रहा है? इनको सुन भी तो नहीं कोई रहा है। तो सर एक चिल्लाने वाला चाहिए ना, एक चिल्लाने वाला चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि कायदे का विपक्ष हो, हम सारे लोग चाहते हैं। और सर एक चीज बताऊं, अगर राहुल गांधी शांत हो जाए, सुधर जाए, तो हम यानी अवनीश प्रियन शर्मा और पुंडीर सर बात किस पे करेंगे सर? क्या बनाएंगे कंटेंट? किस पर चर्चा करेंगे? दर्शक क्या देखेंगे? मैं एक
हल्की फुल्की टिप्पणी कर रहा हूं। तो आप सोचिए सर, किनकी किनकी जरूरत है राहुल गांधी और राहुल गांधी की ऐसी हरकतें और कांग्रेस की एक्सट्रीम नेगेटिव पॉलिटिक्स, जो कि देश तोड़क है, देश के खिलाफ है, देश का अहित चाहती है और इंटरनेशनल फोरम्स पे जा जाके भारत के लोकतंत्र को, भारत की सरकार को, भारत की प्रगति को, भारत की संस्कृति को बदनाम करती है। ऐसे व्यक्ति को घर आए मेहमान से मिलने देना चाहिए सर, कमरे में बंद रखना चाहिए जब तक पुतिन साहब है तब तक। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये बात साफ कर दी थी सरकार ने, बहुत क्लियर कहा कि सरकार आने से पहले एक विदेशी मेहमान जो ऐसे समय पे आ रहा हो, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष, आप उससे पहले एक राष्ट्र की नेगेटिव छवि लाना चाहते हैं। चूंकि ये विदेशी प्रतिनिधि मंडल तय करता है जब बैठता है, जहां वो जिस किससे देश मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, से मिलेगा, किससे नहीं। सरकार ने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई, हमारा कोई सुझाव नहीं होता और उनसे डरने की कम से कम सरकार को जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अवनीश जी जो कह रहे थे वो बात दर्शकों ने अच्छे से सुनी होगी। तो अगर नहीं डरने आपको की जरूरत है सर। मैं सलाह दूंगा सरकार को, डरिए, एक अच्छा सा ताला खरीदिए, कमरे का इंतजाम कीजिए। भले आप पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में ही सही ताला लगा के इस आदमी को तब तक बंद रखिए जब तक कि पुतिन साहब चले न जाए। ऊट पटांग हरकत कर देगा ये आदमी। इस समय कांग्रेस जो है स्वानगिरी पे उतरी है, तो आपको कोई भरोसा नहीं है। ये बात सही है। और चूंकि पुतिन, आपको याद होगा एंजेला मर्केल के सामने वो पुतिन साहब का वो जो पेट आ गया था, वो दिख रहा था बड़ा हाँ, ही, वो तो ऐसे में वो तो भी अपने पेट की चर्चा करने पहुंच जाएंगे। उनके पास पीढ़ी है, शायद इसीलिए वो नाराज भी हुए कि आपने उनको हाँ, पीढ़ी की वजह, पीढ़ी की वजह से। तो चलिए, और आप हो तमाम सकता लोगों है को सर, हो सकता है जी दुभाषिया के रूप में वो रेणुका चौधरी को ले जाएं अपने साथ। दरअसल ये सब राजनीति में विपक्ष ने क्या किया है वो सब दिख रहा है। लोग इसलिए हंस भी रहे हैं, हम ही नहीं हंस रहे, देश भी हंस रहा है कि आखिर ये कर रहे हैं। अवनीश जी आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को दोनों चैनल याद है, प्रारब्ध भी याद है, आपको प्रारब्ध को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट, जिसको आप अब अपना स्नेह दे रहे हैं, और तमाम हमारे सहयोगियों की तरफ से, अवनीश जी की तरफ से भी पूरा सहयोग है। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बिल्कुल इतना सर, ही। धन्यवाद, प्रणाम।